24 चुनाव की बिछ गई सियासी बिसात। हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता। बेंगलुरु में विपक्ष तैयार, एनडीए से अब होगा आर पार। एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है, और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही है। और राहुल केजरीवाल मिलेंगे तो दिल्ली पंजाब सुलझा लेंगे। आज एक कमजोर एनडीए हमारे सामने खड़ा है। 9 बड़े राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा थे, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया पिछले कुछ सालों में। मैं बड़े राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, जिसमें पंजाब का शिरोमणि अकाली दल है और बिहार का जेडीयू है। ये बड़े राजनीतिक दल थे जिनके विधायक सांसद थे। इन्होंने एनडीए को बाय बाय कहकर छोड़ दिया, जैसे देश की जनता अब एनडीए को बाय बाय कहने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी फंसा है पेच, क्या करेंगे अखिलेश? समाजवादी पार्टी अपने गठन काल से ही अपने अतीत से उभर नहीं पा रही है। गुंडे, माफिया, बदमाशों को पुष्पित पल्लवित करना उनका पुराना सगल रहा है। जिस ढंग से अपराध उनके राज में बढ़े थे, दंगे हुए थे, उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और खास बात यह है कि नौजवानों के साथ भी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान ठगी की थी। 24 में 30 का गठजोड़, एनडीए मजबूती की ओर। 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी कंफर्मेशन आई है। एनडीए दिखाए 30 का दम, यूपीए भी लगाए 26 की दहाड़। अजीत पवार जी और मैं एनडीए की बैठक में उपस्थित रहेंगे दिल्ली में। आज पवार साहब ने नहीं, हम खुद होके आए। किसके बढ़ते कुनबे में कितना है दम? प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहां पर, वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है। 24 की तैयारी, किसका कुनबा कितना भारी? प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल, एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। सीट शेयरिंग पर बन जाएगी आसानी से बात। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कहावत महाभारत काल में बनी और आज भी चरितार्थ हो रही है। आज की महाभारत में एक और एनडीए है और दूसरी तरफ यूपीए। दोनों अपना अपना कुनबा बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही हैं। नतीजा 1-2 दिन में सबके सामने होगा। उधर बेंगलुरु में विपक्ष तैयार है एनडीए से आर पार करने के लिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल केजरीवाल की मुलाकात के बाद दिल्ली पंजाब मसला सुलझ जाएगा? उधर बीजेपी ने दावा किया है कि 38 दल एनडीए की बैठक में आने वाले हैं। 9 सालों में एनडीए का ग्राफ वो बड़ा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा है। बीजेपी दावा कर रही है कि ये विपक्ष का कुनबा भानुमति का कुनबा है, मगर सबसे बड़ी लड़ाई
इंडिया वॉइस पे। धनुष जी, देखा था हमने 2004 में भी इसी तरीके से यूपीए का गठन हुआ था, यूपीए एक्टिव हुई थी, और अब 2024 की बारी है। कितना बदला है 2004 से 2024? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे धनुष कुमार को, लेकिन देखिए इस बार आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। एक तरफ जहां बेंगलुरु में एनडीए के विपक्ष में बैठक हो रही है, विपक्ष नेताओं की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ राजधानी में भी लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ओर सियासी पारा हाई हो चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ना इनके पास नीति है, ना इनके पास आगे की रणनीति है, इनके पास सिर्फ दकियानुसी बातें हैं, तो वही विपक्ष लगातार कह रहा है कि जैसे हमने रणनीति 2004 में बनाई थी उसी तरीके से 2024 में बीजेपी को ध्वस्त करना है। इस बार बताया कि 11 बजे से बैठक शुरू होने जा रही थी और 4 बजे तक की बैठक चलेगी। बैठक शुरू भी हो चुकी है, ऐसे में तमाम विपक्षी दल के नेता वहां पे पहुंचने शुरू भी हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या जो विपक्षी दल मिलके कुनबा बना रही हैं, लामबंद हो रही हैं, क्या वो बीजेपी के ध्वस्त कर पाएंगे? उधर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इस बार जो विपक्ष के लाम बंद हुए हैं उनको भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए, इसलिए तमाम छोटे बड़े घटक दलों को वो जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। संजय निषाद भी उनकी पार्टी में आ चुके हैं, ओपी राजभर की बीते दिनों उन्होंने अपनी पार्टी में बुला लिया था, तो हमने देखा था चिराग पासवान भी बीते दिनों जुड़ चुके थे, और लगातार यही एनडीए में हो रहा है। एक के बाद एक बड़ी पार्टियां उनके साथ जुड़ती जा रही है, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार जो 2024 में आने वाले चुनाव है उसमें किसी न किसी तरीके से अपना झंडा लगातार बरकरार रखा जाए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ नीरज दीक्षित जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है, धनुष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बीजेपी के नेता के पास जाना चाहूंगी। नीरज जी, क्या लगता है, ध्वस्त हो जाएंगे या बना रहेगा कुनबा? देखिए, कुनबा तो बना रहेगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ बोला है कि ये जो सरकार जो गठबंधन हो रहे हैं ये किसी सियासी लालच के वजह से नहीं हो रहे हैं। ये एक गठबंधन केवल सेवा करने के लिए गठबंधन किए जा रहे हैं। जिस तरीके से ये विपक्षी कुनबा घबराया हुआ है, आप देख रही हैं कि जो कस्में खाया करते थे कि हम कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी कांग्रेस का हाथ नहीं मिलाऊंगा, और आज वो शर्त रख के कांग्रेस के साथ जाने को मजबूर हो गए हैं। जिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर केजरीवाल जी ने उंगलियां उठाई थी, ये भ्रष्टाचारियों को मैं जेल में डलवाऊंगा, आज वो जिन भ्रष्टाचारियों के नाम लिए थे तो उन्होंने आज उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डाल करके खड़े होकर के वो उनके साथ गठबंधन करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि जो ये भ्रष्टाचारी उनके पार्टी के लोग जेल में डाले गए हैं, सीबीआई ईडी ने छापे मार के उनसे जो भी चीजें मतलब उनके गिरफ्त पाई है उसके खिलाफ जाकर के कि किसी तरह मैं अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को बचा सकूं, उसके लिए वो किसी भी हद तक अब जाने को तैयार बैठे हैं। तो इससे ये साफ दिख रहा है कि आने वाला समय केवल भ्रष्टाचारी एक तरफ होंगे और साफ दाग वाला जो नरेंद्र मोदी है वो एक तरफ इन भ्रष्टाचारियों से अकेला लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जो विपक्ष कर रहा है, एनडीए भी तो वही कर रहा है। हमने देखा बीते दिन ओपी राजभर को अपनी पार्टी में आपने सम्मिलित कर लिया, लेकिन ओपी राजभर के द्वारा भी कई ऐसे बयान दिए गए थे बीजेपी के खिलाफ। ये जब चुनाव में जब पार्टियां उतरती हैं तो हर कोई एक दूसरे के खिलाफ बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमें देखने की ये जरूरत है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। उंगलियां मनभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद भी एक तरह से जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाती है वो असफल होती है। और जब कुछ कहते हैं कि शाम को गोला घर को आ जाए तो कोई गलत बात नहीं होती। हो सकता है जब दूसरी पार्टियों में वो थे उसको लग रहा था कि शायद उनका माइंड वॉश किया गया था कि बीजेपी ये कर देगी, डराया जा ही रहा है। आप देख रही है कि जब से कोरोना काल आया है तब से कोई ना कोई पार्टियां बीजेपी के खिलाफ बोलती है और फिर उसके बाद जब हो जा रही है तो अपने ऊपर कर ले रही है कि हमारी वजह से चीज हो गई। तो ये कॉमन चीज है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता भी जुड़ चुकी है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे।
आपने सुना होगा नीरज जी किस तरीके से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो पहले बुरा भला कहती थी कांग्रेस के लिए, अब उनके साथ खड़ी हो रही है सिर्फ एनडीए को हराने के लिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है आप पार्टी का, तो मैं समझती हूँ कि अभी भी हमारे बीच जो दूरियां हैं वो बनी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर जो कहने लायक चीजें हैं वो अभी भी कह रहे हैं। अभी भी हम कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने जब हमारे पार्टी का विरोध किया तो उसके साथ में खड़े हुए, परंतु जिस तरह से आज हम उसके साथ एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो वो ऑर्डिनेंस जो है ना वो संविधान के अनुसार अगर होगा तो हम उसके साथ में नहीं होते, परंतु संविधान के खिलाफ तो उसके साथ नहीं है। सिंपल सी चीज है कि कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ चलने वाली पार्टी है, संविधान में लिखी हुई चीजों के साथ चलने वाली पार्टी है। परंतु मैं एक चीज ये जरूर पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जिस तरह से वो मंचों पे खड़े होकर, और कोई और नेता नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी मंच से खड़े होकर भ्रष्टाचार के विरोध में बोलते रहे, भ्रष्टाचारियों की क्या क्या मतलब किस किस तरह का भ्रष्टाचार है उसको भी बताते गए। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, किस जगह पे भ्रष्टाचार, उसको मैं 72 घंटे के लिए लिखते हैं और वो भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में ले लिए जाते हैं, उन्हें वो पोजीशन दे दी जाती है जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री कहता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो इस पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये एक सवाल ऐसा है कि आपका दिखाने का चेहरा कुछ और है और असली में कुछ और चेहरा। आपकी राजनीति के दो पहलू नजर आते हैं, और आपके पास ऐसी मशीन भी नजर आती है जिसमें आप किसी भी भ्रष्टाचारी को ढूंढ लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं और उसे जो है आपकी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। ऐसी एक लंबी फेरिस्त है जिसमें भ्रष्टाचारी को अपने पेपर अपनी वॉशिंग मशीन से। उस पर तो खैर आप जब इनके प्रवक्ता भ्रष्टाचार में कुछ बोलते हैं तो हंसी आती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 से 3 बार बढ़ाया, तो आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि ये न्यायपूर्ण नहीं है। तो इन सब चीजों से क्या जाहिर होता है कि आप किस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, किस तरह से चुनी हुई सरकारें जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारें हैं उनको आप काम डाउन करके बेस से तोड़ने की कोशिश करते चले आ रहे हैं और अपनी सरकार इस तरह से बनाते भी चले आ रहे हैं। तो प्रियंका जी, क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में आप बीजेपी का कुनबा ध्वस्त कर पाएंगी? देखिए, जहाँ तक ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, महिलाओं के पास जो है ना अपनी स्थिति को लेकर कितनी दुविधाएं हैं। देखिए, जब वहाँ पर पहलवान खिलाड़ी बैठी हुई थी तो उनको किस तरह से लपेटा जा रहा था, जब उनके जो सांसद है, जो आज भी इनके सांसद है, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, तो उन बच्चों को वहाँ हटाने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से किसान पूरा साल घर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे रहे, उनके लिए कांटे बिछा दिए, उनके लिए कीले बिछा दिए, पर अंत में ये झुकना पड़ता है। किसानों की सरकार नहीं है, महिलाओं की सरकार नहीं है, आम व्यक्ति की सरकार नहीं है, जो गरीब है उसको टैक्स वसूल से चली जा रही है। अभी आप देखिए कि इस तरह से जीएसटी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाने से चली जा रही है, पर उनकी पार्टी में जो फंड आता है वो कहीं किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब 20,000 से ऊपर जितना भी फंड आप इनकी पार्टी को देंगे तो उसका कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसके पास ठीक है, हमारे साथ धनोज कुमार भी लगातार बने हुए हैं। धनोज कुमार जी, ये चुनावी चूल्हे पे किसकी खिचड़ी पकेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ क्योंकि मैं अपने दोनों पैनलिस्ट साथी को सुन नहीं पाया टेक्निकल वजह से। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। सहमत के खेल में किसका पलड़ा भारी है, सहमत के खेल में किसका पलड़ा भारी है, मकसद 2024, मकसद 2024 बैठक का दौर जारी है। देखिए, सवाल है कि ये जो भी कर रहे हैं एनडीए या यूपीए, ये जो ओपोजिशन वाले, इन लोगों का बैठक का दौर है, सबका मकसद एक ही है 2024। लेकिन मेरा कहना इतना कि एक बुलंद आवाज जो एक देशभक्ति की पराकाष्ठा को लेकर चलने वाले वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री, उनका नाम विपक्ष का कोई नेता नहीं ले रहा। पता नहीं विपक्ष के सारे नेता को उनका नाम लेने में इतना डर क्यों लगता है। वो डरते हैं उनका नाम लेने से, वो इतना डरते हैं, इतना भयभीत है कि उनका नाम ले लेंगे तो लगता है उसका जमानत ऐसे जब्त हो जाएगा। तो बैठक में मान लीजिए, जो बैठक के दरमियान में किसी के लब पर ये नहीं आया
कि मुझे नरेंद्र मोदी को हटाना है। वो संदेश देने से बच रहे। बस उनका संदेश यही है कि हमें किसी भी रूप में सरकार बदलनी है, बीजेपी को हरानी है। देखिए, और जो क्षेत्रीय मुद्दे की बात कर रहा है, और एक दलील जो दे रहा विपक्ष के लोग, वो दलील यह है, वो परसेंटेज जोड़ रहा है, जो बीजेपी को वोट मिला, एनडीए को वोट मिला, और जो अगेंस्ट में थे उसको जोड़ रहा। ऐसे में तो कभी चलता नहीं है ना। सवाल ये होता है कि मोदी के खिलाफ कौन, यानी मैं थोड़ा सा एक शब्द आपको यूज करूं कि मान लीजिए कि उसको कौन हराएगा, तो ऐसा कोई भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि पटना में बैठक हुई थी, पटना के बाद पटना में ही कहा था कि मैं शिमला में बैठूंगा, तो शिमला में ना बैठकर बेंगलोर में बैठ गए। इन लोगों के जुबान का जो है ना वैल्यूएशन, पूरा देश का जनता जानते हैं इसकी वैल्यूएशन जो है ना, जो वैल्यूएशन ऑफ टंग, वो स्लिप है, वो बेकार है, वो लैप्स है, वो कोलैप्स है। तो इसलिए बैठक का दौर भी जो है ना, उससे जनता पर मुझे फर्क नहीं दिख रहा। लेकिन धनोज जी, इस बात को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता कि जो 23 जून को बैठक हुई थी बिहार में, उसमें 16 पार्टी सम्मिलित हुई थी और इस बार के बैठक में 26 की संख्या बताई जा रही है। मैं वो चीज देखिए, मैं तो संख्या बल पर जा ही नहीं रहा। मैं तो आपको वो टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, जिस टेक्निकल पॉइंट में मान लीजिए एक बुलंद चेहरा, एक बुलंद आवाज, एक बुलंद व्यक्तित्व, और कुछ बोलूं, उनके मुकाबले कौन, वो जो कहते हैं ना, मैं अगर इंग्लिश में बोलूं कि मैं एनडीए भी नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ बोलता हूं मोदी वर्सेस नॉट ऑल टुगेदर। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, उस तरीके से विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। प्रियंका गुप्ता जी, जवाब दीजिए। विपक्षी बैठक है, लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन चेहरा कौन, ये सवाल सेम बीजेपी ने भी पूछा था कि बारात की तैयारी हो चुकी है जो 2024 में निकलनी है, दूल्हा का भी तो कोई अता पता नहीं है। जरूरत आन पड़ी है अपनी मीटिंग मिलाने, क्योंकि डरी हुई है। वो किससे डरी हुई है? वो डरी हुई है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से। जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता एक आम जन समाज में पूरी तरह से व्याप्त हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा से ये डरी हुई थी। आप देखिए किस तरह से पूरी पार्टी पीछे लग जाती है, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क नहीं पड़ता तो आप अपना काम करिए ना। उनकी शर्ट में किस ब्रांड की शर्ट है, उनके जूते किस ब्रांड के, उनकी दाढ़ी कितनी मेरे कुछ बड़ी हुई है, इस सबसे देखने की क्या जरूरत है? क्योंकि एक महिला मंत्री है, वो तो सिर्फ यही देखती रहती है कि राहुल गांधी ने क्या बोला, क्या खाया, क्या किया। भारतीय जनता पार्टी को पहले तो ये सोचना होगा कि आप मंथन करने की जरूरत है कि आप जिसको कहते हैं कि जिससे आपको डर नहीं लगता, उससे ही आप डरे हुए नजर आते हैं। तो जैसे ही जो है यूपीए की जो पक्ष की मीटिंग है वो स्टार्ट हुई, वैसे ही एनडीए को याद आया। अब पूछे कि इन्होंने लास्ट कप मीटिंग की थी, जरूरत महसूस हुई, लेकिन अब डर लग रहा है इनको, क्योंकि अब जनता के सामने ये कौन पट्टी खुल रही है? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यापारी को फायदा पहुंचाने की पार्टी है, जिसका नाम अडानी, जिसको जेपीसी की मांग की जा रही है, उनकी कंपनियों से, उनकी शेयर कंपनियों में पैसा कहाँ से आ रहा है, जिसका जवाब मिलना ही प्रधानमंत्री जी के पास है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास। उनके प्रवक्ता डिफेंड कैसे करते हैं, ये तो हट जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी से बीजेपी डर चुकी है। ठीक है नीरज जी, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। नीरज जी जवाब दीजिए। देखिए, जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जो अपने पार्टी के नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, वो देश की जनता को क्या संतुष्ट करेगा। तो ये किस प्रकार से बोल सकती हैं कि राहुल गांधी से बीजेपी डर रही है? इनको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए कि ये नरेंद्र मोदी है, ये वो नरेंद्र मोदी है जो कि केवल भारत की जनता को नहीं, अपने पूरे विश्व की जनता, जहां जहां पे भारतीय गए हैं वहां पे जाके डंके की चोट पे बोलता है कि आइए, मैं आपको भारत में इन्विटेशन देता हूं, इनवाइट करता हूं, और आप आकर के भारत के अंदर जो भी आप विदेशों में काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म मैं आपको देने को तैयार खड़ा हूं। अब मेरा भारत, नया भारत खड़ा है जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ भारत को वापस पुनः जो सोने की चिड़िया बनाने के लिए अग्रसर हुआ है, वो दोबारा सोने की चिड़िया बनेगी इंडिया। और जब जिस दिन बनेगी, आज की डेट में आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े विश्व, जो कांग्रेस कहती थी कि ये बड़े बड़े लीडर है, आज वही बड़े बड़े लीडर के देश के लीडर आज नरेंद्र मोदी को स्वीकार करने को तैयार हो गए हैं। नीरज जी, सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि 18 जुलाई को विपक्ष की बैठक होनी थी, उससे डर के आपने आज ही का दिन चुना है एनडीए के बैठक में, वो भी राजधानी में।
देखिए सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है। जनता के बीच में हर नेता को जाना होता है। हो सकता है कि जब सबसे बात हुई हो तो सबने बोला हो कि हमें इस दिन यहाँ पे कोई कार्यक्रम है, हमारा कोई ये कार्यक्रम है, देश के अंदर बाढ़ आई हुई है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना सहयोग कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी के बीच में कोई आपसी वो बातें हुई होंगी तो सबने बोला होगा कि ये एक टाइम सही है, हम इस टाइम को आ सकते हैं। तो समय को लेकर के कोई हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमने घबरा कर किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपना दिन रात अपना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता जाकर के जनता के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी के बैनर के तले काम कर रहे हैं। इसमें कोई समय को लेकर के हम अगर ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई तो ये मुझे सही नहीं लगता है। परंतु मेरा मानना है कि अगर ये लोग इतना नहीं डरे हैं तो माननीय अब अभी अपना रुख स्पष्ट कैसे करेंगे। कल मैं देख रहा था कि जम्मू कश्मीर के नेता बोल रहे हैं कांग्रेस से कि 370 पे अपना स्पष्ट कीजिए कि आप अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो 370 वापस कर दिया जाएगा। क्या कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगी कि 370 वापस इस देश से हटा दिया जाएगा? केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अध्यादेश यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। क्या ये बताएंगी कि ये उनकी बात मानेंगी? ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अकेली पार्टी वहां पे बंगाल में लड़ूंगी। क्या ये बताएंगी कि अकेले लड़ने को वहां पे तैयार है? देखिए आखिर आज जब जो नेता आज ही अपने शर्त रखना शुरू कर चुके हैं वो कल को क्या जनता के बीच में जाके काम करेंगे? कल को तो इसका जवाब धनोज जी से लेते। धनोज जी, ये कश्मकश तो काफी दिन से बनी हुई है कि अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा, एकजुट कैसे होंगे ये? नहीं, ये आपको लगता, हमको लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि डिफरेंट जो पॉलिसीज पर चलने वाले लोग एकजुट कैसे हो गए। देखिए अभी एकजुट हुए कहाँ है? मिलना मिलाना अभी दौर जारी है। अभी मिलना मिलाना हो रहा। एकजुट होने का मतलब होता है जब एक नेता ये तय कर देंगे। मान लीजिए कर्नाटक में एक स्वर में कह देगा कि एक ये छतरी है, इस छतरी को ये इनको दे दिए और हम लोग इनके पीछे, तब मिलना मिलाना का दौर। अभी तो दौर जारी है। मैंने फर्स्ट सेशन में कहा ना, दौर जारी है। और दूसरा एक जो डर भय वाला भाषा जो है ना राजनीति में, ये जो डर भय, उससे वो डर गया, उससे वो डर गया, और एक क्लियर कट है। एक नेता वर्तमान में है, उसके खिलाफ सारे नेता एकजुट है। एक मतलब जो देश के प्रधानमंत्री जो अपना चल रहे हैं, आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिए। जितना लोग मोदी को देखने के लिए आ जाते हैं उतना ही लोग के लिए सुनने को भी नहीं आते हैं। तो फर्क तो यहाँ भी बहुत बड़ा है कि जब देखने के लिए भीड़ उमड़ जाता है तो इन लोग को वो भी चिंता हो जाती है विपक्ष के नेता को कि भाई मोदी को सिर्फ देखने के लिए मतलब लोग जो है सुबह से शाम तक लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तो इसको आप मापदंड नहीं मानिए। मापदंड देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो मैं वहां पर थोड़ा सा दूसरी बात बोल सकता हूँ कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो चल रहा है टॉप लेवल पर वो है करप्शन। पहले विपक्ष को अग्नि में जलाना पड़ेगा, अग्नि कुंड जलाकर कसम खाना पड़ेगा अग्नि का कि हम अग्नि का कसम खाते हैं कि एक भी भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं रहेंगे, एक भी भ्रष्ट आदमी को इस गठबंधन में नहीं रखेंगे। अभी देश में पहले इससे तो निजात पाले। पहले भ्रष्टाचार तो भ्रष्ट कौन है धनुष जी? आपको नहीं पता? एक जेल काट के आया, एक बेल पर है, किसको भ्रष्टाचार कहते हैं? अदालत से छूटे हुए लोग हैं। एक जो बिहार के वो जेल में काटे हुए हैं, जमानत पर निकला है इलाज के लिए और राजनीति चालू है। तो सबको पता, पूरे देश को मालूम है कि ये लोग जो मिल रहे हैं। बस एक लास्ट जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब दे दीजिए जल्दी, समय की कमी है। प्रियंका जी देखिए, तो ये पूछिए कि भ्रष्टाचारियों को तो सारे बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी में मिला रही है, तो किस जल से धोएगी, किस तरह से प्रवृत्त करेगी वो तो भगवान जाने। लेकिन मैं एक जरूर बात ये कहना चाहूंगी कि जिस ढंग से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को इस तरह से देखे, अब युवाओं को जो एक तरह का ठेके पे नौकरी देने का काम कर रही है, तो वाकई में बड़ा असमंजस है कि देश में युवाओं को आप बताइए कि जो 14-15 साल की नौकरी हुआ करती थी आर्मी में, तो आज 4 साल की नौकरी हो गई। युवाओं को ठगा इन्होंने देश के किसानों को ठगा, इन्होंने देश की महिलाओं को ठगा, और उसके बावजूद भी इतने ये दम्भ से कहते हैं कि नहीं हम भ्रष्टाचारी नहीं। अरे भाई आप कितने भ्रष्टाचारी हो, तुम अपनी पार्टी में लेकर चले आ रहे हैं, ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे आप खरीद रहे हैं विधायक, कर रहे हैं आप, उसके बाद आप अपने आप को पवित्र भ्रष्टाचार तो सबको
भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट भी करते नजर आता है, तो मुझे लगता है कि उसे अपने अंतर्मन में झांकने की जरूरत है। भ्रष्टाचारी है क्या कालाधन वापस आ? बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, एक तरफ बेंगलुरु में तो दूसरी और राजधानी में, दोनों जगह अपने अपने गुट जुटे हुए हैं और शक्ति प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपना पक्ष रखने के लिए। तो बड़ा दिन है आज, राजनीतिक गलियारों में दोनों तरफ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और 2024 की तैयारी दोनों ही दलों में हो रही है। अब देखना होगा 2024 में क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।